प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। प्रिय मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में दीर्घ संधि का अध्ययन किया था और मैंने कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न भी रखा था। आशा करती हूँ उत्तर दे दिया होगा। आज हम इसके आगे का पाठ गुण संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन करने से पहले प्रश्न उठता है ना कि गुण क्या है। तो आइए पहले यही जान लेते हैं कि गुण क्या है। देखिए, प्रश्न उठा गुण क्या है, तो आंसर आया गुण एक संज्ञा है। दोस्तों, ये व्याकरण शास्त्र जो कि अष्टाध्यायी के नाम से जानी जाती है, पाणिनि जी ने सूत्रबद्ध लिखी है, अर्थात सारे नियम आपको सूत्रों में ही मिलेंगे। तो गुण क्या है, इसका आंसर भी आपको सूत्र में मिलेगा और गुण संधि का नियम क्या है, ये भी आपको सूत्र में ही मिलेगा। अर्थात सारे नियम सूत्रबद्ध ही है। तो गुण क्या है? गुण एक संज्ञा है। कैसे पता लगेगा? अदेंग गुणः सूत्र के माध्यम से। अदेंग, इस पद को अगर मैं विच्छेद करूं तो इसमें दो पद निकल के आते हैं। एक है आपका अत और एक है आपका एंग। अत से अवर्ण और एंग से ए और ओ। एंग क्या है? एंग प्रत्याहार है और उस प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ ये दो वर्ण आते हैं। तो बस ए, अ, ए, ओ, ये इन तीन वर्णों का समूह गुण कहलाता है। अर्थात ये क्या है? ये गुण संज्ञक वर्ण है। प्रिय मित्रों, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? अ, ए, ओ। फिर से बोले, अ, ए, ओ। दोस्तों, मैं ये आशा करती हूं कि जिस समय हमारी ये वीडियो चल रही होगी, आप देख रहे होंगे, तो उस समय केवल देख ही नहीं रहे होंगे, अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठे होंगे। साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाएं, क्योंकि जिस समय आप इनको नोट्स बनाते चले जाएंगे ना, आपकी इंद्रियां सक्रिय रहेंगी, तो वो चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक बैठेंगी। तो आप इनको नोट्स, इनको साथ के साथ इनके नियमों को लिखते चले जाएं। तो अब प्रश्न उठा, गुण क्या है? आंसर आया सीधा कि गुण एक संज्ञक वर्ण है। गुण क्या है? गुण संज्ञा है, जो तीन वर्णों के समूह को कहा जाता है। कौन कौन से हैं? अ, ए, ओ। आयोग कई बार प्रश्न उठा देता है, एक पद लिख देगा, नीचे चार ऑप्शन दे देगा, वर्ण लिख के कहेगा इनमें से बताओ को इस शब्द के, इस पद के अनुसार कौन सा गुण, गुण और नाम भी देगा कि गुण वर्ण कौन से हैं, गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने यहाँ एक पद लिखा उमेश। अब अगर प्रश्न उठा कि गुण संज्ञक वर्ण इस उमेश पद में से कौन सा है, तो आपके पास देखो अ, ए, ओ, ये है ना। तो इसमें अ तो नहीं दिख रहा, लेकिन ए मात्रा के रूप में दिख रहा है। तो क्या हुआ? ए। ये ए ही क्या है? गुण संज्ञक वर्ण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हितोपदेशः। हितोपदेशः में कौन से गुण संज्ञक वर्ण निकल के आए? तो आ तो अब भी नहीं मिला हमें, जो कि व्यंजनों में समाहित है। आ तो है, व्यंजनों में समाहित है, लेकिन स्वतंत्र रूप से हमें देखो हितो, ओ, ये ओ मिल गया और ये द के ऊपर ए, ये वर्ण मिल गया। तो हमें अब पहले चूंकि ओ है तो हम पहले ओ लिख देंगे, बाद में ए है तो हम ए लिख देंगे। तो ये इस तरीके से प्रश्न भी उठ जाते हैं। तो गुण क्या है? गुण संज्ञा है, जिसके अंतर्गत अ, ए, ओ ये तीन वर्ण आते हैं। तीन वर्णों के समूह को गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं। आइए इसके आगे का अध्ययन करते हैं। जान लिया गुण क्या है, संज्ञा है, तो अब गुण संधि के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, गुण संधि मैंने बताया ना, नियम किस में रहेंगे? सब सूत्र में रहेंगे। तो इसका भी सूत्र आया, अर्थात गुण संधि करने वाला सूत्र आद गुणः। इस सूत्र में से मैंने पद को अगर विच्छेद करूं तो निकल के आता है आत, आत, त और गुणः। तो त अपने ही वर्ण का दकार जशो संधि की वजह से हो जाता है।
तो आद गुणः ऐसे लिखा हुआ मिलता है फिलहाल आत, और आत से हमें क्या पता लगता है, अ या फिर आ। तो अब आगे कह दिया गुणः, तो ये तो अधूरी बात हुई, आत और आगे गुणः, तो गुण तो नियम, गुण तो करना है, लेकिन आत के आगे क्या, वो भी तो बताओ। तो पाणिनि जी ने इस आद गुणः से पहले जब वो सूत्र लिख रहे थे तो पहले क्या लिखा, इको यणची, ये सूत्र यण संधि का है। इसमें से ये लास्ट में अची देख रहे हैं, यण में अण और अ, ये दो वर्ण है, तो उसमें से अ और ची बन गया अची। अच भी एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सारे स्वर आते हैं, तो अची, इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, तो अची अर्थात स्वर। तो उन्होंने कहा कि आत के आगे स्वर आए। अब आ के आगे पुनः आ जाएगा तो वो तो दीर्घ संधि का नियम लागू हो जाएगा, तो उससे बचने के, हम कर रहे हैं गुण संधि, तो उससे बचने के लिए आ तो पक्का पक्का आएगा ही नहीं। तो आ के आगे क्या है, ई, उ, री, री। अच्छा, इनसे ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया पर पद। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का स्टार्टिंग वाला शुरुआती वर्ण। तो इसके समान अगर यहां हुए और यहां भी उ आ गया तो भी हम दीर्घ में फंस जाएंगे, इधर री है और इधर री है तो भी हम फंस जाएंगे, इधर री है और इधर री है तो भी हम फंस जाएंगे दीर्घ संधि के अनुसार। तो इसलिए उन्होंने कहा आठ, केवल अ या आ अर्थात अवर्ण ही लिया उन्होंने। तो आठ के आगे क्या मिलेगा, या तो ई, दोनों रूपों में ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी, आपको दोनों में से कोई भी रूप मिल सकता है, उ दोनों में से कोई भी रूप, री दोनों में से कोई भी रूप, और री पुनः, री का तो दीर्घ होता ही नहीं है। तो अ और ई का जब एकादेश करेंगे तो आपका ये ए वर्ण आएगा। आ और उ का जब एकादेश करेंगे तो ओ आएगा। देखिए गुण संज्ञक वर्ण यही तो थे, अ ए ओ। तो ए कब आया, अ और ई का एकादेश करने पर। ओ कब आया, अ और उ का एकादेश करने पर। अब बचाइए अ, इनके स्थान पर अ यही गुण वर्ण है, गुण संज्ञक वर्ण अ ही है। लेकिन एक सूत्र आया उरण रपरह, उरण रपरह कहता है कि जब र आए ना तो अ के साथ र भी आए, री की जगह पे जब गुण संज्ञक वर्ण अ आए तो वो ल के साथ आए। तो इसीलिए यहाँ पे, यहाँ देखिए इधर ये अ है, ये भी अ है, और यही अ गुण संज्ञक है। अब क्योंकि री है और री है तो इनके स्थान पर र और ल। तो अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि अ और री का एकादेश हुआ अर के रूप में, अ और री का एकादेश हुआ अल के रूप में। ये आपके नियम है। अब हम इसको सूत्रों में, अब हम इसको उदाहरणों में देखते हैं कि ये कैसे मिलते हैं और कैसे इनका एकादेश किया जाता है। चलिए आइए, हमारे पास मिला सबसे पहले उदाहरण रमा और ईशः। देखिए रमा में क्या है यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, यहां इधर अलग से मैं लिख देती हूं अ आ, ठीक, और इधर ई ह्रस्व और दीर्घ, तो क्या होगा, ए होगा। फिर से पुनः यही मान लें के पश्चात अगर अब आपको मिले उ या दीर्घ उ तो क्या करेंगे, ओ। अब आपको क्या मिले, री या फिर दीर्घ री, तो क्या कर देंगे, अर। और अब इसी के पश्चात पुनः आपको री मिले तो आप क्या कर देंगे। अब इस नियम को सामने देखते हुए, तो ये सब क्या है, ये गुण संधि है, उसके नियम है।
देखिए कैसे करते हैं हम इसको। अब रमा में क्या है, ये आ है ना, आ रमा में ये देखिए ये आ, आपको इधर क्या मिला, दीर्घ ई मिली। तो देखिए दीर्घ आ मिल गया और दीर्घ ई मिल गई, क्या करेंगे, ए करेंगे, इन दोनों को एक आदेश करेंगे ए में। यानी अब ये जो म है ना, ये अर्ध व्यंजन के रूप में है, ये इस तरीके से। देखिए ऐसे म, अब ये अर्ध व्यंजन के रूप में आ गया ना आपके पास, यानी कि ये है रम, ऐसे। अब इसमें से आ निकाला और ईश में से ई निकाल दिया, तो आपके पास बचा ये। तो अब आपको ये रम, ए और ये शह, ये आपको जोड़ना है, इनका योग करना है, इनका मिलान करना है, इनका मेल करना है, संधि आपकी हो जाएगी। और कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। कैसे, देखिए ये रम है, ये इसको मैंने ऐसे लिखा, अभी आधा मान के चलेंगे, इन दोनों वर्ण की जगह पे क्या आया, ए ऐसे। अब ये तो इसमें मिल गया, और शह, तो आपके पास आया रमेश। प्यारे दोस्तों, रमेश, रमेश ये संस्कृत का शब्द है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य और उदय। ये सूर्य, सूर्य में आपको लग रहा होगा ये र है, नहीं है, सु स पे बड़ा उ है, फिर आधा र है, और फिर य है। अब या को अगर मैं विच्छेद करूं, वर्ण विच्छेद करूं, तो या में आ मिला हुआ है, और इधर आपको क्या मिला, उ। इसको देखिए, बस आप इतने पार्ट को देखिए, तो इन दोनों का एक आदेश होके क्या हो जाएगा, देखिए अ और उ। फिलहाल यहाँ पे हमें बाई चांस दोनों ही ह्रस्व रूप में मिले, ये रहा अ, ह्रस्व अ, और ये रहा उ। तो आपको चाहे दीर्घ मिल जाए, चाहे इधर से दीर्घ मिल जाए, कुल मिला के अ और उ का एक आदेश होगा, क्या होगा, ओ। तो कर दिया हमने ओ। बाकी इनसे हमने कोई मतलब नहीं, इधर से भी हमने कोई मतलब नहीं करना, तो लिख देते हैं सु र, ऐसे। अभी फिलहाल अगर हम ऐसे समझे, तो इसमें ये जो आ है और उ है, ओ कर दिया, तो ये कर दिया हमने ओ, और ये जो य के ऊपर रेफ है, इसको कर दिया हमने ऐसे, और दया। तो आपके पास संधि पद क्या निकल के आया, सूर्योदय। ये गुण संधि का उदाहरण है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म, इसमें फिर पुनः क्या है आपके पास, अ। देखिए कैसे, यहां म वर्ण में से मैंने आ को अलग कर दिया, विच्छेद कर दिया इसका, और यहां पे क्या मिला आपको, रीकार मिल गया आपको। तो यानी ह्रस्व अ और ह्रस्व री, देखिए ये रहा ह्रस्व अ, और ये देखो ये रहा ह्रस्व री। क्या करना है, दोनों का एक आदेश करके अर करना है, आपको क्या करना है, अर करना है। ए इतने पार्ट का कर दिया आपने अर, बस अब इसी को लिख देना है यहाँ पे, ये हलंत है इसके नीचे। ग्रीष्म ऋतु, तो मां तक तो आपने ऐसे ही लिख दो, म ऐसे। अब इस अ ने, चूंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अ, और अब फाइनली हमारे पास आया ये अर, तो अर का ये अ म को पूरा करेगा, ये कर दिया। फिर से लिखते हैं इसको, ये ग्री आधा म, और इसको पूरा किया इस म ने ऐसे। अब ये बचा र, क्या आपको यहां कोई ऐसा स्वर मिल रहा है जो इसको पूरा कर देगा, नहीं करेगा। तो ये अर्ध र है, तो ये अर्ध र ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब चूंकि ये री इसमें ऑलरेडी मिक्स हो चुकी है, तो तू ऐसे बचा, और ये ऊपर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा ग्रीष्मर्तु। ये गुण संधि का उदाहरण। अब इधर देखेंगे, तव लिखा रहा, तव में व, देखिए वर्ण विच्छेद करते हैं हम,
अ मिल गया हमें, और इधर क्या मिला, री। इन दोनों का एक आदेश करके क्या बना, अल। क्या बना, अल। अब देखिए व तो यहां तक हमारे पास आधा है अर्ध व्यंजन के रूप में, देखिए त तो मैंने लिख दिया अर्ध व्यंजन। अब इस व को पूरा करने के लिए ये देखिए ये रहा अ, इधर ये रहा अ, इस अ ने इसको व को पूरा कर दिया। चलिए अब लेकिन ल को तो पूरा अर्ध व्यंजन को पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है, तो जब नहीं है तो फिर नहीं है, ऐसे ही लिख दो अर्ध ल। और देखिए ये वाला री ए ये लिखा और ये इस रूप में आ गया, तो अब ये री दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अब बचा आपका कार, तो कार और विसर्ग तो आपके पास पद बन के आया तवल कारः। ठीक है, ये हमारी थी गुण संधि, और एक एक के उदाहरण की ई का उदाहरण, ऊ का उदाहरण, री का उदाहरण और री का उदाहरण हमने समझ लिया। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। देखिए उप इंद्रः, अब पा में क्या है अ, इसके आगे क्या मिला वर्ण हमें ई, तो याद कीजिए आ और ई मिलके क्या होना था, बोलिए बोलिए ए होना था। तो आपके पास आया उ प, अब ए ने इसको पूरा किया और इंद्र तो बना आपका उपेंद्र। अब फटाफट बाकी के सारे उदाहरण ऐसे कर देंगे। वृक्ष में क्या है आ, आगे क्या मिला उ, और आ और उ मिलके क्या बनेगा ओ बनेगा, तो वृक्ष ओ और परी तो बना वृक्षोपरी। नेक्स्ट फटाफट, कृष्ण में आ है रिद्धि, तो आ और री ऐसे मिला, और आ और री का एक आदेश क्या होगा अर के रूप में होगा, तो कृष्ण, ये तो हम पूरा लिख देंगे कृष्ण, और री की स्थान पे अर ऐसे आएगा, जो अर का आ है उसने अणा को पूरा किया और धी ही ये, और जो आपका अर का र है वो ऊपर रेफ के रूप में आ गया, तो आपके पास आया पद बन के कृष्ण धी ही। गण और ईश, अण में अ, ईश में दीर्घ ई, कोई बात नहीं ई होना चाहिए, चाहे ह्रस्व रूप में मिले चाहे दीर्घ रूप में मिले, तो आ और ई मिलके क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ग ण ई अ ए, और नहीं ई और आ का रूप विकार जो मिलके आएगा वो अलग आएगा, और अ और ई का जो विकार होगा वो अलग होगा, तो दोनों ही नियम अलग अलग है ये। तो गणेशः, आ और ई का विकार होगा, एक आदेश होगा ए के रूप में। अब गंगा में आ है और इधर दीर्घ ई है, तो दीर्घ आ दीर्घ ई इज इक्वल टू ए, तो गंग गंग, अब ई का क्या बनेगा ए, तो गंगेश्वरः, गंगेश्वरः। कुछ जब मैं पढ़ाती थी तो कुछ बच्चे ये प्रश्न उठाते थे कि मैम एक बात तो बताइए कि आप ये जो आ और ई के स्थान पर जो एकादेश ए कर रहे हैं, ये हम किस पर मात्रा चढ़ाएं, ये इस उंग पे या श्व पर, तो देखिए जो स्वर है ना वो व्यंजन को पूर्ण करता है, स्वर व्यंजन को पूर्ण करता है, मतलब पहले व्यंजन और फिर स्वर, वो स्वर व्यंजन को पूर्ण करेगा ना, बैक साइड से उसको सपोर्ट करेगा। तो ये जो अब आप यहां देखिए जो गंगा, इधर देखिए जो गंगा है इसमें से आ निकला और ई निकला, इनका ए कर दिया, अब ये स्वर है, अब स्वर किसका सपोर्ट करेगा, स्वर किसका सपोर्ट करेगा व्यंजन का, मतलब उसे आगे व्यंजन मिले वो व्यंजन की ओर आकर्षित होगा, व्यंजन मतलब पूर्ण आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं जाएगा, पीछे की तरफ अगर लिखा गया तो मतलब पूर्ण रूप से व्यंजन लिखा जाएगा और फिर स्वर पूर्ण रूप से स्वर लिखा जाएगा और फिर व्यंजन होगा। इसको ऐसे समझे, हम ऐसा मान लेते कि ये कोई स्वर है, कोई भी स्वर है,
तो स्वर किसकी तरफ आकर्षित होगा? यहां व्यंजन की तरफ। ठीक है, इसको पूर्ण करेगा ये, ना कि ये इधर की तरफ जाएगा। अगर यहां ऐसे लिखा गया तो यहां पूर्ण रूप से व्यंजन मात्रा के रूप में नहीं आएगा, पूर्ण पूरी एज अ बॉडी, अर्थात मतलब पूरे इस तरीके से, या तो अपनी पूरी बॉडी के साथ आएगा, या तो या ई, इस तरीके से पूरे में। देखिए देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे सब आपको लिख रहे हैं ना, पूर्ण रूप में मिल रहे हैं, मात्रा के रूप में नहीं मिल रहे, इसीलिए जो स्वर है वो आगे की तरफ अर्थात अपने से पहले वाले व्यंजन की ओर आकर्षित होता है, तो जो मात्राएं चढ़ेंगी वो इधर की साथ चढ़ेगी। ठीक है बच्चों। अब गगन, गगन में क्या है? अ है। अब इधर क्या है? उ, तो ह्रस्व आ और उ, और ह्रस्व आ और उ का क्या मेल होने पर क्या मिल रहा था हमें? एक आदेश ओ मिल रहा था। तो ग न, इस न को पूरा किया ओ ने और ध्वम, तो गगनोर्ध्वम। अब मायया और ऊर्जस्वी, मायया में दीर्घ आ और ऊर्जस्वी में उ, तो आ और उ मिलके क्या बनेगा? पुनः ओ बनेगा, तो बना दीजिए। अब तो हाथ जल्दी जल्दी चल जाना चाहिए। माययो, और आगे का ऐसे ही कॉपी हो जाएगी ऊर्जस्वी, तो पद बन के आया माययोर्जस्वी। अब ग्रीष्म और ऋतु, म में अ और री, तो अ और री मिलके क्या बना? अर बना, तो पुनः ग्री, ये तो हमने उदाहरण पहले भी देख लिया था, ग्रीष्मर्तु, ये इस तरीके से ये आपके पास पद बन के आएंगे। थोड़े से और उदाहरण देख लेते हैं। नर प्लस उत्तम, तो आ और उ मिलके क्या बनेगा? ओ, तो बन गया नरोत्तमः। तो ये जो हम राम जी के लिए कहते हैं ना नरोत्तमः, ये ऐसे बना है, गुण संधि का उदाहरण है ये। पर प्लस उपदेश, पर में अ है, उपदेश में उ है, आ और उ मिलके क्या हुआ? ओ, तो परो पदेश। आगे उदाहरण देखते हैं। वसंत में अ है और ऋतु में री, अ और री मिलके अर, तो बन गया वसंतर, वसंतर तू। वर्षा में दीर्घ आ, ऋतु में ह्रस्व री, आ और ह्रस्व री के योग होने पर अर बना, तो वर्ष, ऐसे उस अर के आ ने ये पूर्ण कर दिया इसको, और तू, और क्योंकि ये तो र के रूप में आ गया, वर्षर तू हूं। अंबिका में दीर्घ आ, ईश में दीर्घ ई, तो दीर्घ आ दीर्घ ई वर्ण होना चाहिए, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या विकार आएगा? ए के रूप में, तो अम्बी। अब ए कहां? अपने आगे वाले वर्ण पर चढ़े, अपने आगे वाले वर्ण पर मात्रा के रूप में आ जाएगा, तो अम बी के शह, अंबिकेशः। नील में अ, उत्पलम में उ, आ और उ मिलके, आ और उ मिलके ओ, शाबाश, तो नी लोत पलम। ये हम समास के रूप में भी इस पद को देखते हैं, पढ़ेंगे उसको भी। न में अ है, इयम में ई है, आ और ई ए, तो नेयम। आगे देखेंगे। दिन में पुनः अ, ईश में दीर्घ ई, आ और ई मिलके, आ और ई मिलके ए, तो दी नेशः। वेद और ऋचः, वेद द में अ है, री अर बन गया, तो वे द च, और इसके ऊपर रेफ चढ़ जाएगा, बन जाएगा वे दर्चः। सूर्य प्लस ऊष्मा, सूर्य में अ है, उ दीर्घ है, तो आ और उ मिलके ओ बन गया, तो सूर्योष्मा, सूर्योष्मा। बच्चों, दोस्तों, मित्रों, अपील प्लस उरूहु, इसको अब आप कमेंट बॉक्स पे लिख के देंगे। तो आज हमने इस वीडियो में गुण क्या है, गुण एक संज्ञा है,
उसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? उसके अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? अ, ए, ओ। तो इन तीनों को क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है, और इसी की ही हमने संधि सीखी। अब आप विशेष रूप से ये बात ध्यान रखेंगे, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुणः। मित्रों, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुणः, और गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुणः। गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुणः, और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुणः। तो आज हमने गुण संज्ञक वर्णों के बारे में और गुण संधि के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम अगले हिस्से का, इसके आने वाली संधि का अध्ययन करेंगे। नमो नमः।